बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चीफ एग्जीक्यूटिव की, और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर ऑडियो लीक्स का मामला सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। और फिर एक कारोबारी शख्सियत कराची में, उन्होंने ताकतवर शख्सियत की मुलाकात हुई, और ये भी कहा गया कि शायद शहबाज शरीफ को और इमरान खान को एक टेबल पर लाकर बिठाना चाहते हैं। इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये न्यूज कॉन्फ्रेंस जो शहबाज शरीफ की तरफ से की गई, और कौम को बड़ा इंतजार था कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जब बाहर की दुनिया में जाकर लोगों से मिल रहे हैं तो पाकिस्तान आकर वो क्या जवाब देंगे और कितनी कामयाबियां हमने समेटी। राय साहब, कामयाबियों का तो मुझे नहीं पता, और दूरबीन से तलाश करने की जरूरत होगी, माइक्रोस्कोप से, दूरबीन नहीं माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा कि हमारी क्या कामयाबियां हुई। लेकिन इस शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर थे तो एक ऑडियो लीक्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। ऑडियो लीक्स के अंदर हमने ये देखा कि एक खानदान पाकिस्तान की सियासत पे हमें छाया हुआ नजर आया, और इक्तदार में आने की बुनियादी वजह उनकी ऑडियोज ये बता रही हैं कि उन्होंने किस तरह फायदे हासिल करने हैं। मरीम नवाज की आवाज थी, और वो शहबाज शरीफ को कुछ कहते हुए दिखाई देती हैं। आज शहबाज शरीफ ने, इससे पहले कि सहाफी उनसे सवालात करते, उन्होंने खुद ही कहना शुरू कर दिया कि जनाब, मेरी जो भतीजी है जो मुझे अंकल कहती है, उन्होंने मुझसे कोई ऐसा काम नहीं कहा कि जिसका इख्तियारात से ताल्लुक हो या हमें कोई फायदा पहुंचाने के लिए हम सब कुछ कर रहे थे। और फिर उन्होंने अपनी, एक तो राय साहब, उस ऑडियो की हकीकत को तस्लीम किया, ऑडियो कैसे रिलीज हुई और जो कुछ उसमें कहा जा रहा है उसे भी उन्होंने तस्लीम कर लिया है। अब मरीम नवाज खानदान के लोगों को कैसे फायदा पहुंचा रही हैं, भारत से क्या कुछ आना था, प्लांट आता है नहीं आता इमरान खान के दौर में, ये अलग कहानी है। लेकिन राय साहब, किसी ने उनसे वहां पे आज ये सवाल नहीं किया कि उसी ऑडियो के अंदर इसहाक डार का नाम भी लिया गया कि वो माहिर हैं, वो आ जाएंगे, उनसे हो जाएगा। अब फिर उन्होंने ये भी कहा, जो उनसे सबसे बड़ा जो सवाल आज यहां पर हुआ, कि आर्मी चीफ की तैनाती पर क्या आप इमरान खान से मशवरा करेंगे, तो उस पर उन्होंने एक जवाब, फिलफौर जवाब दिया बगैर सोचे समझे। और शायद वो भूल गए या उनकी याददाश्त चली गई कि 2020 के अंदर लंदन यात्रा की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने। और ऐसा आपको याद होगा, ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते थे कि मेरी इतनी क्या औकात या हैसियत की जमात जो है वो नवाज शरीफ की है, और नवाज शरीफ के जो फैसले हैं इस जमात पर चलते हैं। हमसे हल्फ लिए गए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कि बाहर जाकर बात नहीं आपने करनी, कि तमाम बातें आज वो किस तरह ये कह रहे हैं कि क्या इमरान खान ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर हमसे मशवरा किया। आपको लगता है कि उनसे गलती हो गई, ये भी बताइएगा। और फिर ये जो मरीम नवाज और इसहाक डार साहब का रिटर्न हुआ, और उस ऑडियो के आने के बाद ये खुद एक सबूत है कि जनाब उनसे हो जाएगा, वो कर लेते हैं। और फिर एक गाड़ी का भी जिक्र हुआ कि नवाज शरीफ की गाड़ी को किस तरह रिव्यू से गुजारा गया, और ये सब कुछ इसहाक डार साहब ने किया था। जी राय साहब। हाशमी साहब, एक तो जो ऑडियो टेप्स लीक हुई हैं, इसके दो बड़े अहम पहलू हैं। एक अहम पहलू, उसको नजरअंदाज कर दिया गया है, या आप ये कह सकते हैं कि मीडिया ने डाउन प्ले किया है, और वो मीडिया जो कि मरियम नवाज के हाथों मैनेज होता है। देखें, इससे पहले जो मरियम नवाज की ऑडियोज लीक हुई थी, जिसमें ये हमने सुना कि मरियम नवाज मीडिया को मैनेज कर रही हैं और ये कह रही हैं कि समा को इश्तिहार नहीं देने, यानी जब तक समा बिका नहीं था, फरोख्त नहीं हुआ था, उससे पहले जियो के मुतल्लिक उन्होंने बात आप की, एक आपने मुल्क के सही मुतल्लिक सही की। लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, तस्दीक कर दी। तो उस वक्त जो है, हमने देखा कि जी फलां प्रोग्राम को इश्तिहार नहीं देना। तो वो एक तो जाहिर है कि सियासी तौर पर तो वो एक शर्मनाक हरकत थी। लेकिन ये जो अब ऑडियो लीक्स हुई हैं, मिसाल के तौर पर इससे पहले मरियम नवाज की कुछ और भी ऑडियो लीक होती रही, जो उनकी चचा जान जिनको वो कहती हैं, इसी तरह परवेज रशीद के साथ उनकी ऑडियो लीक्स होती रही मीडिया के मुतालिक। चले, उनके कुछ सियासी पहलू भी हैं, सियासी लिहाज से तो वो भी शर्मनाक थे। लेकिन यहाँ पर हाशमी साहब, जो अब ऑडियो लीक्स हुई हैं, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई है। अब यहाँ पर इशू ये बना दिया गया है इसको, ये जो इंडिया से इन्होंने एक प्लांट मंगवाना था मरियम नवाज ने अपने दामाद के लिए, उसको इशू ये बना दिया गया
कि पहले तो ये बताएं कि ये ऑडियो लीक कैसे हुई। यानी एक लम्हे के लिए अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए एक सिचुएशन जो है अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक होती है सपोज, और वो मुल्क का सौदा कर रहा है, मुल्क की सलामती को खतरे में डाल रहा है, या वो ये कह रहा है कि ठीक है मैं मुल्क को तबाह कर दूंगा किसी इदारे के कहने पे या किसी और मुल्क के कहने पर। अब उसकी अगर एक ऐसी ऑडियो लीक होती है तो क्या पहला सवाल ये किया जाएगा कि नहीं पहले तो बताएं जी ऑडियो लीक कैसे हुई, यानी सारा फोकस इस पे कर लें कि ऑडियो लीक कैसे हुई, इस पे फोकस ना करें कि एक प्राइम मिनिस्टर एक्सपोज हो गया इस ऑडियो के जरिए कि वो मुल्क तबाह कर रहा था या मुल्क का सौदा कर रहा था एक गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशन के हाथों पैसे लेकर। यहां पर अब जो मरियम नवाज ने एक प्लांट वहां से दरामद करने के लिए अपने दामाद के लिए जो बात की वो बैकग्राउंड में चली गई। यानी ये तो आप ये देख लेना कि हमारा जो एक कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, और फिर ये खुद को नाम नहाद कश्मीर की बेटी भी कहती हैं, वो मामला बैकग्राउंड में चला गया और सारे जो नून लीग के लीक करीबी कैसे हुई? दानिश्वर हैं उन्होंने ये कहा दी कि ये तो देखे प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, ये लीक कैसे हुई। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहां लीक होना सानवी हैसियत अख्तियार कर जाता है, जहां लीक जो लीक्स हैं उनकी हैसियत संगीन हो तो फिर ये चीज मैटर नहीं करती कि वो लीक कैसे हुई। जैसे पैनामा पेपर थे, जैसे पेंडोरस पेपर थे, अब उनके अंदर वो जाहिर है कि पेपर्स लीक हुए ना, लीक हुए, लेकिन क्या ये बात ज्यादा अहम थी कि वो लीक कैसे हुए, या ये ज्यादा अहम थी बात कि पूरी दुनिया के जो करप्ट हुक्मरान थे उनकी करप्शन सामने आ गई, उसके नतीजे में उनको अपने ओहदों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ी कामयाबी के साथ इन्होंने ये कोशिश की कि हम सारा फोकस इस पे रखे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास इन्होंने बुला लिया। आप इनके ड्रामे देखें हाशमी साहब, ये किस तरह से कौम को बेवकूफ बनाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया कि ये हमारी ऑडियोस लीक कैसे हुई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास इस पे होना चाहिए था, ये इस मरतबा तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिकमेंडेशन पर होना चाहिए था कि ये प्लांट इंडिया से अपने दामाद के लिए मरियम नवाज जो नाअहल हैं जो सजा याफ्ता है वो कैसे मंगवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस को इस्तेमाल कर रही है। यानी ये इस बात पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना चाहिए था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास इस मामले पर बुलाया गया कि ये असल में ऑडियोस जो है वो लीक कैसे हो रही है। तो अब सारा फोकस मैं देखता हूँ अखबारात, जो मुझे 2-3 घंटे मैं इस वक्त यूरोप में हूँ तो मुझे 2-3 घंटे मिलते हैं तो मैं अखबारात और वेबसाइट पाकिस्तान की देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली सारा फोकस इस पे जानबूझ के वो मरियम नवाज की उस प्लांट वाली बात से तवज्जो उठाने के लिए आ, इधर में। अच्छा, एक एक बात और भी ऑब्जर्वेशन है, अगर आपने नोट किया हो तो ये जो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, हमने तो वो घर के दामाद थे, हमने कहा रेगुलर से फॉलो करें, प्रोसीजर को फॉलो करें। लेकिन सबसे बड़ा नुक्ता राय साहब ये है कि मरियम नवाज किस हैसियत में शहबाज शरीफ के स्टाफ को बकायदा हदायत जारी करी है, और वो भी चैट के ऊपर कि ये कर दो वो कर दो, यानी प्राइम मिनिस्टर को बाईपास किया जा रहा है और ऐसी हदायत जारी कर रही हैं, और वो जाकर फिर प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि जनाब मरीम नवाज साहिबा ने ये कर दिया, दसो करना की है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो मरियम कंट्रोल कर रही है और लंदन कंट्रोल डायरेक्टली कर रहा है। अब तो ये सबूत मिल गया है। जी हाँ, देखें इसका भी एक सियासी पहलू है, इसके ऊपर शदीद तनकीद हो सकती है। ये एक गैर आईनी गैर कानूनी काम है कि वो नाअहल भी हैं और अदालत से सजा याफ्ता भी हैं। लेकिन मेरे नजदीक इससे भी ज्यादा ज्यादा जो उसका संगीन पहलू है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुतालिक है। यानी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की ये जो ऑडियो लीक है ये बराह रास्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। इसका मतलब है कि अगर ये इंडिया से इन हालात में जहां हम हमारे साथ इंडिया का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि हमारी बाकायदा एक जंग हुई है जिसमें हमें उनके 2 तैयारे मार गिराने पड़े, उन्होंने हमारे बालाकोट में आके एक मिस एडवेंचर किया, 2 तैयारे उसके बाद हमने मार गिराए, और हमारा स्टैंस यानी रियासत का स्टैंस यही है कि 5 अगस्त का जो इकदाम था मोदी का कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने के लिए, जब तक वो वापस नहीं लेते तब तक हमारा इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। यहाँ तक कि इमरान खान साहब को ये एक जो डिसीजन दरमियान में किया गया था कि आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात की बहाली की जाए, इमरान खान साहब को उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने उस वक्त इस बात को वीटो कर दिया था कि नहीं, जब तक ये 5 अगस्त वाला इकदाम वापस नहीं लिया जाता भारत के साथ हम किसी किस्म की तिजारत नहीं करेंगे। इसकी बड़ी जबरदस्त अंदरूनी कहानी है, किसी और मौके पे सामने रखेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो ऑडियो लीक्स हैं ये बराह रास्त इसलिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है कि एक प्राइम मिनिस्टर और मरियम नवाज यानी शरीफ खानदान ये एक्सपोज हुआ है कि किस तरीके से किस हद तक ये जाकर अपने जाती मफादात के लिए जो कुछ भी रियासती कर सकते मफादात है, हैं। रियासती मफादात है, जो रियासती मफादात हैं उनको पसे पर्दा धकेल सकते हैं। अच्छा, फिर आप देखें कि जो हम अक्सर बात करते हैं कि मरियम नवाज को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। अब तो शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज को बिठा के शहबाज शरीफ को चाहिए था ऑस्कर अवार्ड की एक डमी बनाते और मरियम नवाज को पेश करते कि बेटा आपने कितनी शानदार अदाकारी की जब आपने वो पेट्रोल प्राइसेस का ट्विटर पर कहा कि मैं तो इस फैसले में शामिल नहीं हूँ कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई जाएं। और मियां नवाज शरीफ जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने का फैसला हुआ तो मियां नवाज शरीफ मीटिंग से उठ के चले गए। दूसरी जानिब उनकी जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वो कह रही है कि अब्बा जान हमें तो ये बढ़ानी पड़ेंगी वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बढ़ानी और पड़ेंगी। और फंस बढ़ा गया क्या? बेचारा मिफ्ताह, जो कहती है उसके बारे में भी कहती है कि इसे कुछ समझ नहीं आती, मजाक बनवाता है और इसकी कंप्लेन्स हर तरफ से आ रही हैं। और बेचारे मिफ्ताह को उन्होंने जो है ना वो हर तरह से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। खैर बेचारा अब वो माइनस ही हो गया, ये जी माइनस हो गया और इसहाक डार जो आए हैं, प्लस इसहाक हो डार गया। आए हैं, प्लस हो गए। और इसहाक डार की वापसी जो है ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए, पाकिस्तान की अदालतों के लिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इसहाक डार जिस तरह पाकिस्तान से फरार हुए थे हाशमी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी का इन्होंने तैयारियां लिया था, गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर इन्होंने इस्तेमाल किया। एक मामूली सी कॉन्फ्रेंस थी, इन्होंने कहा कि मैं उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा। फिर आखिरी टाइम पे जब इनको पता चला कि इनके खिलाफ केस बन रहा है, ये तैयारा लेके फरार हुए। वो तैयारा फिर वापस खाली आया, वहां से ये फिर लंदन फरार हो गए। और अब फिर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के साथ ये, जो कि एक जाली प्राइम मिनिस्टर हैं क्योंकि उनके पास मैंडेट तो नहीं है, उनके साथ ये इनकी वापसी हुई है। तो ये तो पाकिस्तान की अदालतों का भी एक इम्तहान है कि आपने इश्तिहारी और मफरूर करार दिया, वो समन उन्होंने रिसीव नहीं किए, उन्होंने वहां पर बरतानिया में सियासी पनाह के लिए दरखास्त दे दी। तो ये तो इसका मतलब ये है कि ये वाइस राय हैं, ये पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ आशमी साहब, ये वाइस राय हैं। वाइस राय के तौर पर जब इनका दिल करता है ये ब्रीफ केस उठाते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों पर मुसल्लत हो जाते हैं। जब इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डाला जाता है, जब इनको पता लगता है कि हमारे खिलाफ तो बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आ गए हैं इदारों के पास, ये ब्रीफ केस उठाते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं और यहाँ एक टका नहीं छोड़ते। सारा इन्होंने अपनी जो रकूम है वो बैरून मुल्क मुंतकिल की होती है, वहाँ 4-5 साल, 3-3.5 साल अय्याशी करते हैं, फिर एक डील करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ या पाकिस्तान के इदारों के साथ, दोबारा से ब्रीफ केस उठा के पाकिस्तान तशरीफ ले आते हैं हम पर मुसल्लत होने के लिए। यानी ये कितनी शर्मनाक बात है कि अदालतों ने कितनी मरतबा तलब किया इसहाक डार को। मेरा तो ख्याल है कि अगर चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस बंदियाल, कि अदालत की कोई थोड़ी बहुत रत्ती बराबर कोई साख बरकरार रहे, तो उनको इस मामले का आज खुद नोटिस लेना चाहिए कि इसहाक डार साहब, आपको जब अदालतें बुलाती रही, आपने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, आप इस किस्म के उज़र पेश करते रहे आपके वकला अदालतों के अंदर, जब आपको मफरूर और इश्तिहारी भी करार दिया गया। अब आपकी हुकूमत आई, आपकी सेहत भी ठीक हो गई, आप तो बल्कि 1 महीना पहले आने के लिए पर तोड़ रहे थे, आपकी नहीं, वो तबीयत डॉक्टर्स ने इजाजत दी है, क्या बातें कर रहे हैं राय साहब? डॉक्टर से इजाजत लेकर आ रहे हैं सागडार साहब, और नहीं, शिवाज नवाज शरीफ भी आएंगे। डॉक्टर से इजाजत नहीं दे रहे, अभी लेटर नहीं लिखा गया, वो लेटर नहीं वो मिल रहा डॉक्टर, जिसपे लिखना है लेटर हेड पे कि आप चले पता जा नहीं वो सकते हैं। डॉक्टर कौन से हैं जो इजाजत पहले नहीं दे रहे थे, अब दे दिए। रावलपिंडी में तो नहीं बैठे हुए कहीं वो डॉक्टर जो है? वो मेरी मेरी इत्तला के मुताबिक वो जर्मनी में इनके डॉक्टर हैं, जहां से इनका इलाज होता रहा अच्छा, नहीं वो क्योंकि जो हमारे रावलपिंडी में डॉक्टर्स बैठे हुए ना, तो वो भी इस है। किस्म के फैसले करते रहते हैं, कभी किसने जाना है, किसने आना है, कब आना है, कब जाना है, राय तो साहब, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान करते चला गया। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को ये लोग कुछ नहीं समझते, और आज मुझे हैरत हुई है। और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप भी अपना इनटेक दें, क्योंकि आप उस वक्त बड़ा करीब से नून लीग के जो सोर्सेज और आप फॉलो कर रहे थे। आपको याद है ना कि एक्सटेंशन हुई थी और एक कानून पास किया गया, मोहसिन दावड़ ने और एक और जमात गालिबन, उन्होंने सिर्फ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो बिल था उसके ऊपर वॉकआउट किया था। और बाकी तो कंसेंसस हुआ था। और फिर मरहूम मुशाहिदुल्लाह जो सेनेटर थे, उन्होंने तो टीवी इंटरव्यूज में भी कहा कि नवाज शरीफ ने बकायदा कंसेंसस शो किया कि ये मुल्क के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए पॉलिसीज के अंदर।
और इसीलिए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी 3 सालों के लिए, पहले 6 महीने के लिए हुए, फिर प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट चला गया। आपने अगर आज देखा हो, सुना हो, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहते हैं कि बड़ा, आई डोंट नो ये उनसे क्या हुआ, ये गलती हो गई या क्या हुआ, क्योंकि ऐसी बात मरियम नवाज तो कर देती तो मुझे समझ में आता था, क्योंकि उन्होंने कहा था पहले भी कि इस गुनाह में हम शामिल नहीं थे। अब जब सवाल हुआ है सहाफी की तरफ से कि आप इमरान खान के साथ मुशावरत और ये सारी बातें करेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने क्या हमारे से मुशावरत की थी जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की? तो ये मुझे समझ नहीं आया यार, साहब ये क्या हुआ, क्यों उन्होंने कहा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे मुशावरत नहीं हुई? भूल गए हैं या समझते थे कि गलती हो गई? देखिए आशमी साहब, उस वक्त भी वो एक ड्रामा किया गया था। अगर उस वक्त कंटिन्यूटी जरूरी थी मुल्क के लिए, जो मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त मौका अपनाया, अगर वो ये समझते थे, तो क्या उसके सिर्फ 3 माह बाद मियां नवाज शरीफ पर यह इंकशाफ हुआ था कि जनरल बाजवा ने 2018 का इलेक्शन रिग करवाया था? क्योंकि हम्म। सिर्फ 3 महीने गुजरे और मियां नवाज शरीफ ने कैंपेन शुरू कर दी जनरल बाजवा के खिलाफ और DGISI उस वक्त जनरल फैज हमीद के खिलाफ। असल तो इशू ये था कि उस एक्सटेंशन की हमायत के बदले इनकी तवक्को ये थी, या शायद ख्वाजा आसिफ ने मिस गाइड किया, या ख्वाजा आसिफ ने कोई लारे वगैरह लगाए कि इसके बदले में हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, तो मोहम्मद जुबैर को इन्होंने फिर अपना मैसेंजर बना के भेजा जनरल बाजवा के पास भी और जनरल फैज हमीद के पास भी। और उस वक्त फिर DGISPR ने बताया कि मोहम्मद जुबैर जो है, यही DGISPR थे, इन्होंने बताया कि मोहम्मद जुबैर डील लेने के लिए आए थे और इनकी सजाएं वगैरह खत्म करवाने के लिए आए थे, लेकिन इनको बताया गया कि एस्टैब्लिशमेंट इस मामले पर कोई रोल नहीं प्ले करेगी, आपको अदालतों से ही रिलीफ लेना पड़ेगा, या पार्लिमानी मामला जो है वो पार्लियामेंट में ही तय होंगे। तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त तो इनकी जो तवक्कुआत थी उस एक्सटेंशन की हमायत करने के मुतालिक, वो तो यही थी कि हमें इसके मुतालिक इसके बाद कोई रिलीफ मिलेगा, कोई डील मिलेगी। अब जो ये कह रहे हैं कि मुशावरत हम नहीं करेंगे इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब से मुशावरत ना करें, चलें, अगर आप नहीं करना चाहते, हालांकि आपके पास मैंडेट नहीं है। लोग 26 किलोमीटर की इसको हुकूमत कहते हैं, मैं 26 किलोमीटर की हुकूमत भी नहीं मानता इस्लामाबाद की, क्योंकि वो लॉजिकली नहीं है। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ ने जीती हुई हैं और कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका मतलब है कि इस्लामाबाद का जो 26 किलोमीटर का इलाका है, वहाँ भी इन्होंने एक जाली जबरदस्ती हुकूमत मुसल्लत की हुई है। तो बहरहाल अगर आपने मुशावरत नहीं भी करनी, तो आप मुशावरत ना करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन असल इशू ये है कि आपके पास अगर एक असल मैंडेट होता, अगर आप इलेक्शन जीत कर आए होते, या आपकी पार्लियामेंट में अक्सरियत होती, तो तब तो आपके पास मैंडेट होता कि बतौर प्राइम मिनिस्टर आप आर्मी चीफ का इंतखाब करें, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास ये इस्तेकाब होता है। लेकिन अब तो सबको पता है, ओपन सीक्रेट है, कि ना आपके पास अवामी मैंडेट है, यानी अवाम ने भी बता दिया आपको, जिमनी इलेक्शन में खान साहब के जलसों में भी बता दिया कि आप मुकम्मल तौर पर अवामी सतह पर रिजेक्टेड हैं, मुकम्मल तौर पर रिजेक्टेड है, मुस्तरद हैं, मोर लग गई है, ठप्पा लग गया है कि अब ये मुकम्मल तौर पर मुस्तरद है। और इसी तरह पार्लियामेंट में भी आपकी अक्सरियत नहीं, पार्लियामेंट में आपकी जाली अक्सरियत को बनाने की एक कोशिश की गई। तो आपके पास कोई मैंडेट नहीं है कि आप आर्मी चीफ का तकर्रुर करें, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक में, पाकिस्तान में आर्मी चीफ का जो तकर्रुर होता है, ये हमेशा से इसको देखा जाता है इस पस मंजर में कि इसके सियासी पहलू भी होते हैं। इसी जानिब इमरान खान साहब ने तवज्जो दिलाई थी, और एक ऐसी सूरत हाल में आशमी साहब, जहां आपके प्राइम मिनिस्टर के इस किस्म के सिक्योरिटी लीक्स हो रहे हैं, और एक और सिचुएशन जरा अपने ध्यान में रखें कि अगर एक कातिल की एक वीडियो लीक हो जाए किसी को कत्ल करने की, सपोज, हम्म। तो क्या चीज अहम होगी कि ये वीडियो लीक कैसे हुई, यानी सारा मीडिया इस पर फोकस करेगा कि वीडियो कैसे लीक हुई है, ये कहेगा कि यार ये तो कत्ल किया इसने, तो इसको पकड़ो, इसको अंदर डालो, इसको सजा दो। तो अब तक तो हमारी जो इदारे हैं, हमारी अदालतें, उनको और इस हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज है, हमारी फौजी क्यादत, अब तक तो इस मामले का नोटिस ले लिया जाना चाहिए था, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में दूसरी जानिब से रिक्वेस्ट आनी चाहिए थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएं, और ये शहबाज साहब और ये मरियम नवाज किस हैसियत में आपको अप्रोच करके अपने दामाद के लिए फेवर्स मांग रही है, और कितनी अच्छा डटाई के साथ मांग रही है। तो सर, ये ये सवाल तो दूसरी जानिब से आना चाहिए था, क्योंकि अमूमन तो आपकी जो सिविल साइड है, मदम ममालिक में तो सिविल साइड आपकी जो होती है वही मुल्क को ड्राइव करती है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि एस्टेब्लिशमेंट का असर और रसूख रहा है, और वो ये मौका अपनाते हैं कि हम अगर असर और रसूख ना रखें, तो ये तो रियासती मामलात, रियासती मफादात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दें, मुल्क को बेच कर खा जाएं, भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ा लें।
तो इसलिए ये मामला जो है इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ये प्लांट का मामला क्या है। इसके ऊपर इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। ये जो शहबाज शरीफ ने बात की है ये तो कोई बात नहीं है, ये तो एक आई वॉश है। अच्छा, असल में तो इन्होंने आप बताएं जी। एक और भी एक और भी आज ना वहां पे काम सवाल ये हुआ था कि अमेरिका, ये जो साइफर वाला मामला है इसके ऊपर क्या तहकीकात आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस पर उन्होंने ना मुस्कुराते हुए एक जवाब दिया, और वो मुस्कुराते हुए जवाब जो था वो किसी की मुस्कुराहट के हवाले से था। वो ये कहते हैं कि मैं प्यूटन से मिलकर आया हूं और वो मुस्कुरा के मुझे मिले, अगर और कितनी हम इन्वेस्टिगेशन करें। अब ये कौम को कोई ये समझा दे कि जनाब किसी की मुस्कुराहट क्या कोई नतीजा था, कि प्यूटन ने आपसे मुस्कुरा के बात कर ली तो मुल्क में रजीम चेंज नहीं हुई। अ, आपको लगता है कि ही इज टू ओल्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अब उन्हें घर जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या बातें कर रहे हैं। और फिर दूसरी उन्होंने जो बात कही जिसमें मुझे तकब्बुर नजर आया, कि शायद किसी की बुराई करके वो खुद सेटिस्फेक्शन जो थे फील कर रहे थे। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब मैं अमेरिका गया तो अमेरिका और दीगर बड़े हुक्मरान इमरान खान से बहुत नाराज थे। ये शहबाज शरीफ का दावा है। वो ये कहते हैं कि वो शख्स मगरूर है, ये किसी की बात तक नहीं सुनता, ये बकौल इनके, और वो टांग पर टांग रख के बैठता है। ये आपका प्राइम मिनिस्टर है जो अपनी जो अपोजिशन है उसके खिलाफ तनकीद क्या कर रहा है, कि वो टांग पे टांग रख कर बैठता है। और दुनिया के जितने भी दीगर बड़े बड़े ममालिक थे और उनके लीडर्स, उन्होंने ये मुझसे कहा। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे इमरान खान के इस रवैये पर इतनी शर्मिंदगी हुई कि अगर आपको तफसीलात बता दूं तो पसीने छूट जाएंगे। राज साहब, पसीने छूटे हैं आपके। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने आप को आइंस्टाइन समझता है, क्या माशी तौर पर कमजोर मुल्क इन ताकतों से ऐसे बात करता है। कहते हैं फर्ज करें कि वो ऊंची बात करें भी तो हमें आजिजी से बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर गुलाम होने वाली बात जो है ना वो दोहरा दी है। और वो असल में मैसेज दे रहे हैं मगरबी ममालिक को और आलमी ताकतों को कि जनाब मैं आपके हरकारे के तौर पर, आपके खादिम के तौर पर, आपके वाइस राय के तौर पर यहाँ मुसल्लत हूँ। आप देखें इमरान खान अपने लोगों के लिए बात करता था, अपने मुल्क के लिए बात करता था, खुददारी के साथ बात करता था, बराबरी की सतह पे बात करता था। तो वो तो आपके मफादात नहीं, पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान के अवाम के मफादात सामने रखता था। लेकिन मैं यहाँ पर आपके मुलाजिम के तौर पर यहाँ मुसल्लत हुआ हूँ, तो मेरे सर पर आपका जो दस्त शफकत है वो हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने अवाम के मफादात का ख्याल नहीं रखूंगा, आपके जो मफादात हैं उनका ख्याल रखूंगा। जहां तक बात है कि टांग पर टांग रख के, आजमी साहब, मैंने मियां नवाज शरीफ के भी बहुत दौरे कवर किए इंटरनेशनल, यूसुफ रजा गिलानी के भी इंटरनेशनल दौरे कवर किए, खान साहब के भी दौरे कवर किए। कोई टांग पे टांग रखने वाली बात नहीं है। ये जो एक इन्होंने फजूल झूठ कढ़ाया है कि आलमी जो रहनुमा है वो मुझे ये कह रहे हैं कि इमरान खान टांग पे टांग रख के बैठता था, ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ही नहीं है। किसी मीटिंग के अंदर किसी प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक ये ऐसे बात नहीं होती, किसी ये एक्स प्राइम मिनिस्टर के गवाल मुतालिक। मंडी का प्रोटोकॉल तो हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल ये कोई प्रोटोकॉल नहीं। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल नहीं है, ये सरासर घड़ा हुआ झूठ है। ये ऐसा ना हो कि क्लैरिफिकेशन आ जाए, बल्कि पीटीआई के लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि पीटीआई को ऑफिशियली, जिन अगर पीटीआई को ऑफिशियली अगर इन्होंने दो तीन के लीडर्स के नाम लिए हैं तो उन मालिक को खतूत लिखने चाहिए कि ये दावा कर रहे हैं, देखें आप ये किस तरह से एक्सपोर्ट होंगे। हाँ ये जरूर है कि हो सकता है कि उनसे ये जरूर पूछा गया हो कि आपके मुतल्लिक और आपके भाई के मुतल्लिक और आपके खानदान के मुतल्लिक ये जो इतना करप्शन का तासुर है ये क्यों है, और आप कैसे इतनी करप्शन कर लेते हैं, और इसके क्या कुछ टेक्निक्स हमें बताएं, क्या गुर हैं आपके पास। इस किस्म के सवालात तो हो सकता है लाइटर नोट पे कोई स्नैक्स की जो ब्रेक वगैरह हो, उसमें शहबाज शरीफ से किए गए हो। इस तरह कभी भी नहीं होता कि जी आपका फलां प्राइम मिनिस्टर टांग पे टांग रख के बैठ जाता था। सिर्फ खान साहब का ये था कि सबमिसिव नहीं थे। चाहे अमेरिका के लीडर्स उनके सामने बैठे हों, यूरोपियन लीडर्स बैठे हों, सबमिसिव नहीं थे, बराबरी की सतह पर बात कर रहे थे। मैं नहीं शायद हूँ कि जब ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान और ट्रंप ने उनको दावत दी थी व्हाइट हाउस में, तो मैं व्हाइट हाउस के अंदर उन 4-5 साथियों में शामिल था जो व्हाइट हाउस के अंदर गए थे, यानी पाकिस्तानी 4-5 साथी, सिर्फ उनको ये एजाज हासिल था। तो इमरान खान साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना मौक़िफ़ वहाँ पे रखा, और बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि एक अमेरिकी सुपर पावर, सबसे दुनिया की बड़ी ताकत, उसका
एक ऐसा सदर जिसके मुतल्लिक कहा जाता था कि वो बहुत ही, उसके मुतल्लिक का आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो किस मौके पर क्या बात कर देगा। लेकिन खान साहब उसके साथ बैठे। अब खान साहब वहां पे क्या करते, पर्चियां लेके बैठ जाते, और वो, अब मैं वो लफ्ज दोहराना नहीं चाहता कि थूक लगा लगा के वो पर्चियां लगी करते थे और फिर वो आप देखते उसके। तो उन्होंने बराबरी के साथ बात की। उन्होंने कहा कि जी हम कभी भी अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं चाहते, यूरोप के साथ किसी मुल्क के दुश्मनी की नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आप हमें गुलामों की तरह ट्रीट करें। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ बराबरी की सतह पर दोस्ती करें हमारे साथ, आप हमारे काम आए, हम आपके काम आए। यानी तिजारत का मैदान है, आपके मईशत का मैदान है, खेल का मैदान है, आपके सिक्योरिटी के जो शोबा है उसके अंदर। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि आप अपनी पहले औकात देखें और आजी के साथ बात करें। आजी के साथ क्या बात करें? मतलब हमने 110 अरब डॉलर का नुकसान किया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, हमारे 70,000 लोग जो है वो शहीद हो गए। आजी के साथ बात करने का मतलब यह है कि आप मुकम्मल तौर पर उनके सामने लेट जाएं। तो असल जी में इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनको भी इमरान खान साहब कबूल नहीं थे, इस वजह से सिर्फ कि राय साहब, ये एक एक सवाल ये देखें। ऐसा पुराना गया। आपको आपको याद होगा अशरफ गनी मुल्क से भाग गया और जाते हुए खाली ब्रीफ केस तो नहीं लेकर गया था ना। अब जी सवाल मैं ये अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये लोग मुझे तो सर सिक्योरिटी रिस्क लगते हैं। मतलब ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। आज एक और जो बात कही गई थी ना, बड़े फख्र से कहा शहबाज शरीफ ने कि ये मैं हमेशा कहता था कि न्याजी नैब गठजोड़ है। राज साहब, हमें तो पिछले 4 माह में ये नून लीग और नैब गठजोड़ नजर आया और कवानीन खत्म कर दिए गए। आज लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज के हवाले से जो नैब ने मौकिफ रखा, वो ये कहते हैं कि जनाब हमें कोई इतराज नहीं है, पासपोर्ट आप हवाले कर दें। और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी मौजूद है जिसपे रिमार्क्स भी आए और जिसको बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है एक दलील के तौर पर, ताकि ये पासपोर्ट दिया जा सके। फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि नैब के कवानीन बदले तो लंदन का मौसम बदला, पाकिस्तान आने के काबिल हुआ, इसहाक डार साहब वापस चले गए, क्योंकि जिस केस में आमदन से ज्यादा असासों का मामला है, अब ये जो बोझ है, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो नैब के ऊपर है कि उन्होंने साबित करना है। यानी अब ये इसहाक डार पे नहीं है, कोई ये नहीं पूछ सकता कि आपके पास पैसे कहां से आए। जिसको शक है वो खुद ही सबूत लेकर आए। और अब ये कवानीन चेंज किए गए और शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिली, उनके खानदान के लोगों को क्लीन चिट मिल रही है। अब मेरी इतलात के मुताबिक शायद सुलेमान शहबाज भी जो हैं अगली फ्लाइट में हम पाकिस्तान चले जाएं। तो राय साहब, ये नून लीग नैब गठजोड़ जो है और फिर इसहाक डार की टाइमिंग, आपको लगता है कि अब ये डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर, अब नंबर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन इसहाक डार विल बी द प्राइम मिनिस्टर और ये हालात को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे, जिस तरह से जो पिक्चर पोर्ट्रेट की जा रही है इस वक्त? देखें आशमी साहब, इसहाक डार मसनूई तरीके से इकॉनमी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उससे इकॉनमी को कैंसर हो जाता है। ये बात इकॉनमी को कैंसर नून लीग के दौर में हुआ। साबिक डीजीआई पे आज जनरल आसिफ गफूर ने एक ब्रीफिंग में कही थी। उन्होंने कहा कि हमने जब टेस्ट कराए इकॉनमी के तो हमें पता चला कि पैनाडोल दी जा रही थी। इकॉनमी के टेस्ट कराने से मुराद ये है कि आज़ाद जो माशी तजियाकार हैं उनसे हमने पूरी, जब एक देखा कि मीशत के मुतलिक हमने एक रिव्यू करवाया तो हमें पता चला कि इकॉनमी को पैनाडोल दी जा रही है, इकॉनमी को कैंसर था और बुनियादी असलाहत की जरूरत थी, जो कि खान साहब ने आके अपने पहले 3 साल के अंदर वो माशी असलाहत की। और उन माशी असलाहत के बाद हमने देखा कि एक पाकिस्तान की जो मीशत है वो 5.97% पर चली गई। तमाम आपके मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत ज़बरदस्त हो गए और अब खान साहब माइक्रो इंडिकेटर्स की जानिब आ रहे थे, जहां उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़बरदस्त किस्म के इकदाम किए थे और आम लोगों को रिलीफ मिल रहा था। तो अब इसहाक डार ने वही काम करना है, क्योंकि अगला साल इलेक्शन का साल है, हो सकता है उससे पहले भी इलेक्शन हो जाए। तो इन्होंने एक मसनूई तरीके से डॉलर की कदर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, या आप ये कह लें कि जैसे पहले खुद फौज ने ब्रीफ किया था कि साग डार ने इकॉनमी को कितने बुरे तरीके से डैमेज किया। जो अस्करी ब्रीफिंग्स होती रही उसमें ये बताया गया। और भी जो आज़ाद तजियाकार थे वो हमेशा ये कहते रहे कि जो साग डार के आदाद शुमार थे इकॉनमी से रिलेटेड, वो हमेशा फ्रॉड किस्म के आदाद शुमार थे। तो ये इसी तरह का फ्रॉड करेंगे सागदार को मईशत दान साबित करने के लिए, वरना सागदार कहाँ से मईशत दान है? डॉक्टर इशफाक की राय आप सुन लें या बाकी जो इकोनॉमिक माइंस, उन्होंने तो कहा था ना जी कि
इन्होंने बचाई थी, और जो बाद में फटना शुरू हुई इमरान खान के दौर में। अब ये कहते हैं कि हम इसको बकायदा, और अगर आपने खबरें देखी हो ना, तो ये कहा गया कि 10 रुपए जो डॉलर था वो नीचे आ गया, और 1140 अरब पाकिस्तान का 24 घंटों में कर्जा जो है माफ हो गया। ये बात भी अच्छा, कही तो गई। वो जो 196 से गया 240 पे, तो वो जो 44 रुपए पर डॉलर जो बढ़ा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये 1140 की बात करें तो इसका मतलब 4400 अरब रुपया कर्जा पहले बढ़ा, उसमें से 1100 अरब कम हो गया, तो 3300 अरब अभी भी बढ़ा हुआ है, अगर उसको उस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। तो ये इसाक डार की क्वालिफिकेशन ये है, सबको पता है, आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि वो लंदन में रहे हैं, कि मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी रिश्तेदार बनते हैं, मरियम नवाज के भी ज़्यादा के रिश्तेदार बनते हैं। ये क्वालिफिकेशन है इनके लिए। तो ये भी हो सकता है कि ये कल आबिद शेर अली को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें, आबिद शेर अली को वज़ीर खजाना बना दें, क्योंकि वो भी इनके रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया ये नहीं है कि मुल्क के लिए कौन क्या काम कर सकता है, क्राइटेरिया ये है कि शरीफ खानदान का कौन कितना करीबी है। तो इसी वजह से सागदार की वापसी हुई है। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, हमारे अदालती निज़ाम के लिए बड़ा चैलेंज है, और इस मामले को टेकअप करना चाहिए आज खुद नोटिस के तौर पर, कि किस तरीके से जब मर्जी हो आप बाहर फरार हो जाएं, अदालतों का सामना ना करें, फिर जब आपकी डील हो जाए सब आप अदालत को, कानून को नजरअंदाज करते हुए यहाँ आ जाए, ब्रीफ केस उठाकर यहाँ मुसलत हो जाए। तो इस मुल्क को मुल्क रहने दें। ये फेल्ड स्टेट तो है, मैं तो इस पे हमेशा से बिलीव करता हूँ कि हम एक नाकाम रियासत है, लेकिन इतना इन 22 करोड़ लोगों की तौहीन ना करें कि ये 22 करोड़ लोग ये समझें कि हम 1947 में भी आज़ाद नहीं हुए और हमें शरीफ खानदान का, जरदारी खानदान का जबरदस्ती गुलाम बना दिया गया, और आगे हमारी नस्लों को भी उनका गुलाम रखा जाएगा। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आखिर में ना हम ये बात जरूर करें। आज खान साहब ने जो इसहाक डार साहब के हवाले से कही है, वही कहते हैं कि एनआरओ के तहत डील करके पाकिस्तान पहुंचे, और हमारा इंसाफ का निज़ाम इसहाक डार को ना रोक सका, लेकिन आपका भाई इमरान खान इसहाक डार का रास्ता रोकेगा। पेशावर में एक तकरीब थी जहां से उन्होंने खिताब किया ऐसा, और वे कहते हैं कि अदलो इंसाफ देखना है तो स्विट्जरलैंड चले जाएं, वहां कोई वसाइल नहीं लेकिन खुशहाली देखें। मुस्लिम ममालिक में रूल ऑफ लॉ 20% भी नजर नहीं आता, तमाम स्विट्जरलैंड में 100% रूल ऑफ लॉ आपको नजर आएगा। आज आपको फलाही रियासत देखनी है तो आप स्वीडन और बर्तानिया चले जाएं। एक मफरूर बाहर बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, अरबों रुपए की चोरी बैरून मुल्क रहने वाले मुल्क के फैसले कर रहा है, और अरबों रुपए की चोरी की गई, पाकिस्तान के खजाना उस शख्स के हवाले कर दिया गया जो 5 साल से मफरूर था, और इसहाक डार एनआरओ के तहत पाकिस्तान वापस आए, और आपका भाई फिर उन्होंने वही बात जो है दोबारा रियासत मदीना की भी की है। राज साहब, क्या लगता है, खान साहब की तहरीक, और फिर फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान दिया, मैं चाहूंगा क्विकली उस पर भी कमेंट कर दें दोनों खबरों के ऊपर। वो ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एक आध रोज पहले हम इंतजार कर रहे थे कि खान साहब ऐलान करेंगे, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं किया गया, और उन्होंने कहा कि 12 रबीउल के एहतराम में, और उसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ इस पे जरूर करेंगे। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जो आज खबर दुरुस्त भी साबित हुई, फवाद चौधरी साहब ये कह ने जो टीवी पर बैठ कर इसे कंफर्म किया कि सबसे बड़ी रुकावट इस पूरे लॉन्ग मार्च में सदर पाकिस्तान है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मामलात हल हो जाएं, और वो बैकडोर कोई ना कोई जो गुफ्तगू जो है वो हो रही है। देखिए, बैकडोर गुफ्तगू जो है, अगर सदर आरिफ अलवी जिस तरह से एक मुलाकात भी हुई है उनकी कोशिशों की वजह से, और इससे पहले आप ये कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की एक मजबूरी थी कि इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेना है, इमरान खान साहब को अब दीवार के साथ नहीं लगा सकते, तो एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता था कि इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए। इतने बड़े लीडर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, सिस्टम से माइनस नहीं कर सकते। तो पॉइंट एक ही है कि जो बैकडोर हो आपका, या मुज़ाकरात सामने हो रहे हो, पॉइंट यह है कि अगला इलेक्शन कब होगा। दूसरा उससे भी ज्यादा अहम पॉइंट यह है कि क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। यानी इस वक्त इमरान खान साहब को अगर 2 महीने बाद इलेक्शन होता है अगले साल अगस्त में, यानी अगर ये टर्म पूरी करते हैं, तो खान साहब को हराने के लिए ये जरूरी है कि आप पूरा इलेक्शन रिग करें, यानी थोड़ा बहुत नहीं, धांधली भी नहीं, मैसिव किस्म का धांधला करें, तो तभी आप खान साहब को हरा सकते हैं, वरना वो 3/4 अक्सरियत लेंगे। असल जो स्टेट का इम्तहान है, जो रियासती इदारों का इम्तहान है, फौजी क्यादत का इम्तहान है, इलेक्शन कमीशन से तो किसी की कोई तवक्कुआत नहीं है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तमाम सर्वेस अवामी राय
और जितने भी आपके इंडिकेटर्स हैं, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स, वो ये बता रहे हैं कि खान साहब को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी हासिल है। और अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ तो खान साहब 3/4 अक्सरियत के साथ आ जाएंगे। जी। अगले साल अगस्त तक उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जाहिर है कि उसमें जिस तरह दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो ये उनकी अक्सरियत भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे अहम सवाल ये है, ना सिर्फ ये कि इलेक्शन, बल्कि साफ और शफाफ इलेक्शन। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। आप कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इंशाल्लाह राय साहब कल पाकिस्तान आ जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम बाकायदगी के साथ 2 टोक आपको उसी टाइम पर मिलेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह